ओम प्रकाश जी खुले विचार के हैं। जब तक पट रहा है तब तक पट रहा है। वो किसी समय ये कह सकते हैं जब पटत रहल तब पटत रहल, अब हमरे तोहरे नहीं पटी, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसलिए क्योंकि वो भाजपा के मंत्री ज़रूर हैं की पार्टी में, लेकिन वो भाजपा के गुलाम नहीं हैं। तो मान्यवर का सोच बड़ा ऊंचा था, तो उन्होंने आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सामने किया। सपा ने बहुत गलतियां पहले कर चुकी हैं, लेकिन अभी जो उसके नायक हैं, मुखिया हैं, उन्हें जो पीडीए का नारा दे दिया, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो हमारा मानना है कि यही बहुजन समाज है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ही हम बहुजन समाज मानते हैं। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बनारस में हैं। बनारस में देश के अप्रतिम चिंतक, मानववादी सोच के वाहक माननीय जगन्नाथ कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, तो उनसे हमने बातचीत किया है। जी नमस्कार। कुशवाहा साहब, एक चीज़ ये बताएं, आप तो बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है और आपका जैसा जीवन रहा है, आप शुरू से ही मानववाद के लिए संघर्ष करते रहे हैं। पहले उस मानववाद की डिफिनीशन बता दीजिए कि मानववाद आप कहते किसको हैं? मानववाद मानव एक समान, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसमें जो समानता की भावना जब आ जाती है तो वही मानववाद है। तो समता जहाँ है वहाँ मानववाद है, और जहाँ विषमता है तो वो उसको मानववाद हम नहीं कह सकते। लेकिन आज तो हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, तो आपकी नज़र में संविधान की बात कितनी मानी जा रही है? या जो 75 साल लगभग शासन में रहे हैं लोग, उसमें बसपा भी काफ़ी दिनों तक उत्तर प्रदेश में रही है, तो क्या ये समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जिस पे आधारित है हमारा संविधान, ये 75 सालों में कितना इस देश के अंदर, हिंदुस्तान में आ पाया है? इसकी जरा व्याख्या आप करें। देखिए, देश की जब से सरकारें चल रही हैं और 1950 में संविधान आपके बीच में आया, बाबा साहब ने उसको राष्ट्रपति को परोसा दिया, लेकिन जो भी सरकारें थीं उसने संविधान सम्मत जो काम होना चाहिए नहीं किया। सबने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया। अभी तक मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वास्तविक जो उत्तराधिकारी है संविधान का, वो आकर के संविधान की जो मूल भावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की, उसको समाज में परोसा हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। आपके हिसाब से अभी उस रास्ते पर देश नहीं चला है, तो उसकी कोशिश में आप जैसे लोग आज 80 साल गुजार चुके हैं इस देश के अंदर। शुरुआती दिनों में आप अर्जक संघ से संबंधित थे और इस देश के महानायक जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी से आपने राजनीति सीखी और शुरू किया, तो उनकी कमी खलती होगी आपको? बहुत खलती है। सच में कभी मैंने सोचा नहीं था कि समाज में और राजनीति में हम आएंगे, लेकिन 1970 के दशक में शोषित दल का उनका निर्माण जो था, और बिहार में उन्होंने 40 दिन की सरकार भी चलाई थी, और उनकी चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगी, जिनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो पाया था उन्होंने, ये बाबा साहब अम्बेडकर से पाया था। बाबा साहब ने जब संविधान परोस दिया और एक वोट का अधिकार हासिल कर लिया, तब इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से उन्होंने कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर कि कल के तुम शासक हो। लेकिन उनके साथ भी जब धोखा हुआ, लोहिया जी ने 60 और 40 का नारा दिया कि पिछड़े पाँव 100 में 60, तो उसमें भी देखे घालमेल हुआ। तो माननीय रामस्वरूप वर्मा और हमारे शहीद जगदेव प्रसाद ने उसमें बगावत की सोशलिस्टों के उस मुहिम से, और अपना जगदेव बाबू ने
अपना एक शोषित दल बनाया और माननीय रामस्वरूप वर्मा ने अपना समता दल बनाया। ये दो दल बनाए। बाद में 1973 में जगदेव बाबू और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी मिल करके इसको शोषित समाज दल के रूप में परिणित किए और शोषित समाज दल के 1974 में एक विधायक के रूप में माननीय रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और इसके बाद बिहार में भी उनके विधायक बने। लेकिन बहुत कम समय में ही 74 के बाद 5 सितंबर 1974 को उनकी हत्या कर दी गई। तो जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो रुक गया। शोषित समाज दल एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी आज भी है, लेकिन उस स्थिति में नहीं पहुंची। बाद में आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया था। शुरुआती दिनों में मानवर कांसीराम साहब का ज़माना था, जैसा हमको ज्ञात है 85-86 में। तो मानवर कांसीराम साहब के साथ आपने काम किया, उनके साथ साइकिल चलाई है, उनके साथ छोटी बड़ी सभाओं में आपने भाग लिया और एक तरह से बनारस मंडल के सूत्रधार आप रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को बनारस मंडल में फैलाने का काम माना जाता है कि माननीय जगन्नाथ कुशवाहा जी ने किया है। तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता तक पहुंच गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां से कैसे फिसल गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ज़रूर कहना चाहेंगे आपसे। 1980 में हम विधानसभा का चुनाव, उस समय चिरई गांव था, आज वो शिवपुर बन गया है। मैं वहाँ शोषित समाज दल से चुनाव लड़ा था और उसके पहले हम अपने साथी भोलानाथ बच्चन को 1977 में चुनाव विधानसभा से उस पार्टी से मैंने इनको लड़ाया था। बाद में हम 80 में लड़े। 80 में फिर राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई तो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा मेरा सिद्धांत वक्तव्य विधान सबसे अच्छा है। तो मेरा एक सवाल था कि जब सिद्धांत विधान अच्छा है तो रिज़ल्ट पुअर क्यों है? क्योंकि रिज़ल्ट अगर अच्छा आता, वो अच्छा आने वाला जो रिज़ल्ट जिनके माध्यम से था उनकी तो हत्या कर दी गई। तो मैंने देखा कि कारवां का जो काम है, मूवमेंट का रुक रहा है। तो उस समय हम 81 में मान्यवर कांसीराम जी से जुड़ गए। उस समय पार्टी बनी नहीं थी, वो DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन बना करके वो ये समाज के अंदर वो चिंतन डाल रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, उनको कैडर के माध्यम से गांव में जा करके उसके प्रति लोगों को समझाया जाता था। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी। लेकिन जब हम लोगों की तादाद एक तैयार हो गई थोड़ा बहुत DS4 के माध्यम से, तो हुआ कि नहीं, लड़ाई तो बिना राजनीतिक नहीं लड़ी जा सकती। तो 1984 में जा करके ये बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के गठन के पहले वो हमसे, जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप तो माननीय रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद के साथ काम कर चुके हो, तो बताओ उनके काम करने का ढंग क्या था, तरीका क्या था और उनका मैनिफेस्टो क्या था, उसको लाओ हमें दो। तो मैंने ला करके उनको दिया। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि इतना बढ़िया सिद्धांत और वक्तव्य विधान ये समाज में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, उनके काम करने का तौर तरीका क्या था। काम करने का तौर तरीका बताया तो उन्होंने कहा कि ये ओल्ड कल्चर है, चलो हम लोग एक नए कल्चर का शुरुआत करें। और 10 साल तक के प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अखबार में नहीं जाएगा, कोई विज्ञप्ति नहीं देगा, केवल जा कर के गाँव में चौपालों लगाएंगे, दरी टाट पर बैठेंगे और जनता को हम अपनी बात को समझाएंगे। आप जानते हैं कि नई पार्टी बनने के बाद कोई बड़ा आदमी इसके अंदर नहीं आता है। तो एक प्लान बना कि भाई जिनके पास राजनीति नहीं गई है तो मोस्ट सफरर विल डू दिस, क्योंकि जो पिछड़ा है, अत्यंत जो गरीब है, जो हर तरह से उसका हिस्सा मारा गया है और राजनीति में उसको कदम भी रखने नहीं दिया गया है, चलो उसके पास संदेश लेकर चला जाए। जब संदेश हम लोग लेकर के चले तो उनको बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ ये बताइए कि आपके ने जो बताया इसके हिसाब से कि सिद्धांत कितना बढ़िया भी लिख लीजिए कागज कलम पे, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका सही नहीं है तो बेकार है। तो जिस्ट तो यही निकलता है। अब दूसरी चीज़ ये हम कहेंगे कि जब तक मानवर कांसीराम साहब थे
बसपा आगे बढ़ी और उसका कुछ फल बहन मायावती जी ने लुफ्त या कह लीजिए या सत्ता कह लीजिए 4 साल उन्होंने उठाया। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 15 सालों से यानी 2014 के बाद इसका पराभव होता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव शून्य की तरफ बढ़ गई है, अब शून्य के नीचे जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी अब क्या कभी सरवाइव कर पाएगी या समाप्त हो जाएगी? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चिंतन अगर कुछ हो तो ये बताएं हमारे दर्शकों को। थोड़ा पहले आपको बताऊंगा कि मान्यवर कांशीराम का जो सोच था बहुत ऊंचा था। उनकी ये सोच थी कि हम तो पुरुष हैं और आधी आबादी की जो महिलाएं हैं उनके बीच में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनके पास जो धर्म संस्कृति का बोझ है वो लेकर के ढो रही हैं, और पुरुष चल कर के मैदान में कुछ काम कर ले रहा है, लेकिन महिलाएं घर के उसके अंदर दायरे में बैठी हैं और अपनी बात वो हमसे कैसे खुल कर के कह सकती हैं। तो मान्यवर का सोच बड़ा ऊंचा था कि मैं तो पुरुषों के बीच में उनको एजुकेट कर ले रहा हूं, लेकिन महिलाओं के बीच में चलने के लिए भी एक विंग होना चाहिए। तो उन्होंने आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सामने किया। उनकी मंशा थी कि इस देश के अंदर क्रांतिकारी आधी आबादी की महिलाएं पैदा हों, लेकिन ये उनका जो सपना था वो साकार नहीं हुआ और उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। 4 बार के मुख्यमंत्री तो काल में आदरणीय बहन जी एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी की महिला को न तो विधान परिषद में भेजा, न तो राज्यसभा में भेजा। अपने सब जगह गई, लेकिन किसी SC ST OBC माइनॉरिटी की महिला को सामने नहीं किया। और मान्यवर कांशीराम द्वारा तैयार किए गए जो महिलाएं थीं, बल्कि उनको गिन गिन करके चुन करके पार्टी से बाहर किया। मुझे याद है सब चीज़ें। ये तो ठीक है, एक आपका अनुभव जो था आया आपसे के सामने जो गुजरा वो बातें आपने बताई। अब आगे का चिंतन ये है, निहायत व्यक्तिगत सवाल है कि अब आपके सोच की पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है और मृत प्राय हो गई हैं। अब जो शेष जीवन आपका है, तो इधर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं बयान देखा और पीछे अभी उपचुनाव हुआ मझुआ में, तो लोगों ने बताया कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में वहाँ गए थे। तो क्या कारण है कि पूरी तरह से मानववादी चिंतक, पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, जगदेव बाबू के विचारों पर चलने वाला व्यक्तित्व अब समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहा है। और हमारी नज़र में समाजवादी पार्टी में कोई आपसे वरिष्ठ नेता शायद ही कोई हो, तो समाजवादी पार्टी के तरफ आपका झुकाव ये क्या कारण है? इसको भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमने अपने सिद्धांतों से हम नहीं हटे हैं। 1970 से लेकर के और आज तक हमने वीकर सेक्शन के साथ बहुतायत समय बिताया है और उनके साथ रह करके हम OBC समाज के लोगों को भी बड़े पैमाने पर उसके साथ जोड़ा, और हम एक सिद्धांत और वक्तव्य और विधान के साथ, एक सोच के साथ बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के साथ गए थे। तथागत बुद्ध ने भी बहुजन हितास, बहुजन सुखाय की बात की थी। बाबा साहब ने SC ST OBC बना करके कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर, कल के तुम शासक हो। मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज का कंसेप्ट ला करके बहुजन समाज के जोड़ने की बात की, और मैं भी उस धारा में लगा रहा। लेकिन निरंतर उसके अंदर जो गिरावटें आई, जब सिद्धांत विहीन काम होने लग गया, तब आपका जो कहना है कि जब मैं पार्टी छोड़ा, बहुजन समाज पार्टी 16 जनवरी 2002 को मैंने छोड़ा, इसके बाद हमने एक पार्टी गठित की और पार्टी का नाम है लोक एकता पार्टी। उसके माध्यम से जो
समाज परिवर्तन का काम है। अपने सामाजिक बुजुर्गों का जो दिया हुआ विचार है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको हम आगे करते रहते हैं। आपका जो ये सवाल आया कि आप सपा के प्रचार में, देखिए सपा ने बहुत गलतियां पहले कर चुकी हैं, लेकिन अभी जो उसके नायक हैं, मुखिया हैं, उन्हें जो पीडीए का नारा दे दिया कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो हमारा मानना है कि यही बहुजन समाज है। SC ST OBC माइनॉरिटी को ही हम बहुजन समाज मानते हैं, तो ये पीडीए ही बहुजन समाज है। और आज जो उस पार्टी में जो कभी नहीं हुआ, अब हमारे बुज़ुर्गों का उसमें अब ख्याल किया जा रहा है, जयंतियाँ मनाई जाने लग गई है। तो इसलिए पीडीए की धारा को देख करके, चूँकि हम बहुजन समाज बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, उन्हीं भावनाओं को ले करके मैं एक इंडिया गठबंधन जो उनका था सपा और कांग्रेस का, तो मैं उस गठबंधन के तहत जा कर के अपने पार्टी का समर्थन दे करके मैं काम कर रहा था। आपने एक नई बात कह दी कि अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है यही बहुजन समाज है। तो क्या आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम अखिलेश यादव कुछ चमत्कार कर सकते हैं? क्योंकि मुश्किल है, भाजपा जिस तरह से साम दाम दंड भेद लगा के चुनाव मैदान में जाती है, उसको भेद पाएंगे? क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की 2027 के चुनाव में? आज देश के अंदर एक तरफ लोकतंत्र की बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष धर्मतंत्र को आगे बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव का यह इंडिया गठबंधन बना रहा, दूसरी बात मान्यवर कांसी राम के कार्यशैली के तहत सचमुच में पीडीए को बूथ तक उतार दिए, पीडीए का जो समीकरण है, जो गठन है, बूथ तक अगर आ गया, तो कोई ऐसा नहीं है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार न बन जाए, चाहे जितना भी घोटाला किया जाए। लेकिन जब पीडीए बन जाएगा बूथ पर, तो वह मुकाबला इन अंधविश्वासियों का वो कर लेंगे। मतलब कि अगर पीडीए को गंभीरता से, जिसे आप बहुजन समाज कह रहे हैं, बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी ठीक से फैला दे, विचारों से लैस कर दे कार्यकर्ताओं को, तो 2027 में समाजवादी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन सकती है। एक निहायत व्यक्तिगत सवाल, एक नाम है इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित नाम है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अपनी सभाओं में जब इनका भाषण होता है तो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी या मानववादी जो चिंतन है उसी पे आधारित इनका भाषण होता है। लेकिन आजकल ये भाजपा में है, कभी सपा से मिल के एमएलए हैं। इनका भविष्य आगे क्या देखते हैं? और हमको पता है ये आपके शिष्य भी रहे हैं, कम लोगों को मालूम है, लेकिन मुझे पता है। तो आप इनका भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश जी की अपनी खुद की पार्टी है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश जी खुले विचार के हैं, जब तक पट रहा है तब तक पट रहा है। वो किसी समय ये कह सकते हैं जब पटत रहल तब पटत रहल, अब हमरे तोहरे नहीं पटी, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसलिए क्योंकि वो भाजपा के मंत्री ज़रूर हैं की पार्टी में, लेकिन वो भाजपा के गुलाम नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के गुलाम नहीं हैं, अपने विचारों के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व प्रकाश राजभर हैं। माननीय जगन्नाथ कुशवाहा से आप साक्षात्कार सुन रहे थे, इनका गंभीर चिंतन आपने सुना, बहुत सी बातें आपने बताई। कैसा लगा? वीडियो आपने पूरा देखा है अंत तक, इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, तो विस्तार भारत को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि विस्तार भारत इस तरह से चिंतन युक्त वीडियो आप तक पहुंचाता है। ग्रास रूट का जो चिंतन है वो आप तक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।